ओफो। चीकू बेटा, हर जगह तुमने ये अपना सामान बिखेर कर रखा हुआ है। अरे बेटा, कम से कम अपनी किताब निकालते समय तो थोड़ा ध्यान दिया करो। पता है, सुबह से तीसरी बार मैं ये तुम्हारी बुक शेल्फ ठीक कर रही हूँ। ये लो भाई, जो जो तुमने मंगवाया था मैं वो सब कुछ ले आया हूँ बाजार से। अब बस तुम्हारा केक बनाने का सामान बचा है, जो मैं शाम को अब अनुराग की किताबें लेने जाऊंगा तब लेता आऊंगा। अरे ये क्या! मैंने अभी अभी डाइनिंग टेबल साफ की थी और आपने ये गंदा थैला इस पर रखकर फिर से गंदी कर दी। एक लंबी सांस भरते हुए रचना बोली। घर का सारा काम निपटाकर रचना शाम को फिर से जल्दी ही खाने की तैयारी में लग गई। आज रचना ने खाने में सारी चीजें केतकी जी यानी कि रचना की सास की पसंद की ही बनाई थी। आलू गोभी और बैगन के भरते से लेकर गाजर का हलवा और लौकी की बर्फी भी। उसने और एक नई चीज़ जो रचना के हाथों की बनी हुई केतकी जी पहली बार खाने वाली थी, वो था रचना द्वारा बनाया गया पाइनएप्पल केक। रचना को पता था कि उसकी सास को पाइनएप्पल बहुत पसंद है, तो बस इसलिए उसने उनके लिए केक में भी पाइनएप्पल फ्लेवर ही चुना। वैसे तो रचना की सास कानपुर में ही रहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें दिल्ली शहर का माहौल, मौसम और मिजाज तीनों ही सूट नहीं करते हैं। मगर फिर भी वो बेचारी अपने बेटे के मुंह में साल में 2 या 3 बार तो यहाँ खींची चली आती थी। दीपक की प्राइवेट नौकरी की भागम भाग में उसे छुट्टी कम ही मिल पाती थी। वो चाहकर भी बड़ी ही मुश्किल से किसी तीज या त्योहार पर ही कानपुर जाने के लिए 2 या 4 दिन का समय ही निकाल पाती थी। मम्मा, दादी जी आ गई। चीकू की आवाज़ कानों में पड़ते ही रचना बाहर आ गई, जहाँ केतकी जी अपने बेटे दीपक के साथ बस अभी अभी स्टेशन से आकर खड़ी ही हुई थी। सासू माँ, सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हेलो। हाँ बहन, नमस्ते। मैं दिल्ली पहुँच गई हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप बताओ दीदी, कैसी हो? हाँ, अच्छा ठीक है। मैं कल आराम से बात करती हूँ। हाँ हाँ, बस हाथ पैर धोकर खाना ही खाऊंगी। ठीक है दीदी, नमस्ते। केतकी जी ने अपनी बड़ी बहन, जो कि एटा में रहती हैं, को अपनी सकुशल दिल्ली पहुंचने की खबर देकर फ़ोन रख दिया। केतकी जी के पति अपनी जवानी से ही कोई खास काम धंधा नहीं करते थे। यहाँ तक कि केतकी जी एवं उनके बेटे दीपक की जीवन यापन की भी सारी जिम्मेदारी उनके पिता यानी कि दीपक के नाना जी ने ही उठा रखी थी। मगर पिछले साल उनके निधन के साथ ही केतकी जी एवं उनके पति का ये सहारा भी खत्म हो गया। तब से दीपक ही हर महीने केतकी जी के अकाउंट में खर्च के रुपए पैसे डाल दिया करता है, बल्कि दीपक से ज़्यादा खर्च तो अपनी सासू माँ एवं ससुर पर रचना ही कर दिया करती है। आज केतकी जी को अपने बेटे व बहू के पास दिल्ली आए हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था और बीते हुए इस 1 हफ्ते में वो कम से कम रचना को 4 या 5 बार तो उसके वजन को लेकर खरी खोटी सुना ही चुकी थी। उन्हें लगता था कि रचना एक बहुत ही आराम परस्त जिंदगी जी रही है, क्योंकि उनके अनुसार उनका बेटा तो बेचारा सुबह ही ऑफिस चला जाता है और रचना घर में मालकिन बनकर सारा दिन बैठे बैठे खूब खाती है और एक काम भी नहीं करती। क्योंकि इस बार केतकी जी को उनकी सबसे नापसंद चीज यहाँ जो देखने को मिली और वो थी काम वाली बाई, जिससे केतकी जी को सख्त परहेज है। बर्तन झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े तक धोने का सारा काम यहाँ तो काम वाली बाई ही करती थी, जबकि रचना के बढ़ते हुए वजन की वजह तो कुछ और ही थी। मगर वो केतकी जी की हर एक बात को चुपचाप ही सुन लेती थी। शादी के इतने साल बीत जाने पर भी रचना ने कभी भी अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था, तो फिर अब इतने सालों बाद वो कुछ भी कहकर अभी तक का अपना किया हुआ सब कुछ खत्म नहीं करना चाहती थी। केतकी जी रचना को बात बात पर रोकती टोकती थी।
उसके द्वारा किए गए हर एक अच्छे से अच्छा काम में भी कमी निकालना तो जैसे उनकी पुरानी आदत बन गई थी। वैसे इसमें जितनी गलती केतकी जी की थी, उससे कई ज़्यादा गलती शायद रचना की भी थी, क्योंकि कहते हैं ना कि गलत करने से भी ज़्यादा दोषी होता है गलत को सहने वाला, और फिर पलट कर जवाब देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बस आपको सही को सही और गलत को गलत ही तो कहना है। लेकिन एक बार रचना ने शायद इसी सोच के साथ अपनी सासू माँ के सामने सही को सही और गलत को गलत कह दिया था, और फिर जो भूचाल आया था शायद उसी से पनपने वाले डर ने ही फिर कभी रचना को केतकी जी के सामने सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करने दी।